हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी के इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपका स्वागत है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स में डाइव करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज का कंटेंट स्ट्रिक्टली सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट पर बेस्ड है। ये एक अथॉरिटेटिव सोर्स है जो आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में सेफली नेविगेट करने में हेल्प करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप पेज पर दी गई पहली इमेज को देखें। ये एक कंपास है जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, ये कंपास सिर्फ एक डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे एक ट्रैवलर को बड़े समुंदर या घने जंगल में डायरेक्शन ढूंढने के लिए कंपास की ज़रूरत होती है, वैसे ही पैसों की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में नेविगेट करने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। इस पेज का टाइटल हमारे पूरे मॉड्यूल की थीम सेट करता है। योर जर्नी टू फाइनेंशियल वेलबींग स्टार्ट्स हेयर। यहाँ जर्नी वर्ड पर ध्यान दें। वेल्थ क्रिएशन कोई जादू या मैजिकल इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल होना है। नॉलेज के इस कंपस के बिना फाइनेंशियल वर्ल्ड में गुम हो जाना या मिसलीड होना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट क्लियर वर्ड्स में कहता है कि पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एक एसेंशियल लाइफ स्किल है। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो काफ़ी बदल चुकी है। आज हमारे सामने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फ्रॉडुलेंट स्कीम्स भी। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि कैसे लोग गलत स्कीम्स में पैसा लगाकर अपनी लाइफ सेविंग्स खो देते हैं। इसलिए अपने पैसों को समझना और मैनेज करना आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मेन मकसद है आपको एम्पावर करना। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ के 4 क्रिटिकल पिलर्स को मैनेज करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करती है। आपकी इनकम यानी आमदनी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी उधारी। जब तक आप इन 4 चीज़ों का बैलेंस नहीं समझेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। ये एजुकेशन आपको सिर्फ आज के लिए प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान करने में भी हेल्प करती है। फाइनली स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस जर्नी में आगे क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बस बैंक में पैसे सेव करना है, लेकिन ये पेज इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करता है। ये कहता है दिस जर्नी इज अबाउट मूविंग बियॉन्ड सिंपल सेविंग्स टू पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट। सेविंग बस पहला कदम है, वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट से होती है। ये गाइड पूरे पर्सनल फाइनेंस वर्ल्ड की एक फेयर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे। हम फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिक्स देखेंगे, इन्फ्लेशन जैसे की कॉन्सेप्ट समझेंगे, अलग अलग टाइप्स की इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग्स के बारे में सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में जानेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोर्स के एंड तक आपके पास वो सारी नॉलेज हो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए ज़रूरी है। सो गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल फ्यूचर। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्लाइड 2 पर, जिसका टाइटल है द लैंग्वेज ऑफ वेल्थ। फाइनेंस की भाषा में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी वेल्थ को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्लीज लुक एट द ग्राफ ऑन योर स्क्रीन टाइटल्ड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। ग्राफ में देखिए, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट यानी ग्रे लाइन में 40 साल बाद वो सिर्फ 4600 रुपये बनते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग यानी ब्लू कर्व में वही 1000 रुपये बढ़कर 31,409 रुपये हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कंपाउंडिंग में यू अर्न इंटरेस्ट नॉट जस्ट ऑन योर प्रिंसिपल बट ऑन योर प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट। इसे हम हिंदी में ब्याज पर ब्याज कहते हैं। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ द मनी यू हैव नाउ इज नॉट द सेम एज इट विल बी इन द फ्यूचर। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आज के रुपए में पोटेंशियल टू अर्न इंटरेस्ट है। इसीलिए जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा मनी को ग्रो करने के लिए। स्टूडेंट्स, वेल्थ क्रिएशन का एक सबसे बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। पेज पर क्लियर लिखा है इन्फ्लेशन इरोड्स परचेसिंग पावर, यानी वक्त के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप एक रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सके जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। यहाँ हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स वो हिस्सा है इनकम का जो आप खर्च नहीं करते। इसका पर्पस होता है लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, और इसमें रिस्क कम होता है। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है उस बचे हुए पैसे को काम पे लगाना। इसका पर्पस है वेल्थ क्रिएशन, और इसमें रिस्क एसेट के हिसाब से वेरी करता है। याद रखें, सेविंग्स आपको सेफ रखती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आपको वेल्दी बनाती हैं।
स्टूडेंट्स, फाइनली हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल रूल है, एसेट्स को पहचानो और उन्हें बढ़ाओ। एसेट्स वो चीजें हैं, आइटम्स यू ओन विद इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या घर, ये आपकी जेब में पैसा डालते हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो है, वॉट यू ओ टू अदर्स, जैसे कि कार लोन या हाउस लोन, ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अमीर बनने के लिए एसेट्स बढ़ाने चाहिए और लायबिलिटीज कम करनी चाहिए। पेज के बॉटम राइट कॉर्नर में एक मैजिकल फॉर्मूला दिया गया है, द रूल ऑफ 72। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 12, यानी आपका पैसा 12 साल में डबल होगा। ये थंब रूल आपको क्विक कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा जब आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे। स्टूडेंट्स, स्लाइड 3 पर हम सीखेंगे आर्किटेक्टिंग योर फ्यूचर। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। यहाँ वॉरेन बफेट का एक गोल्डन रूल लिखा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इसका मतलब है, पहले बचत करो फिर खर्चा। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंडिचर। चलिए इस प्रोसेस के पहले दो स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 इज टू असेस योर करंट सिचुएशन। आपको अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करनी होगी, जिसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आपके पास टोटल एसेट्स 55 लाख रुपए के हैं और लायबिलिटीज 20 लाख रुपए की हैं, तो आपकी नेट वर्थ हुई 35 लाख रुपए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 2 इज टू डेवलप स्मार्ट गोल्स। सपने देखना अच्छी बात है, पर गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि आई विल सेव फॉर माई डॉटर्स मैरिज काफ़ी नहीं है। एक स्मार्ट गोल होता है, आई विल सेव ₹50,000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years फॉर माई डॉटर्स मैरिज। क्लैरिटी ही पावर है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन पर। स्टेप 3 इज डिसाइड ऑन एसेट एलोकेशन। यह भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने की। स्क्रीन पर दो पाई चार्ट्स देखिए। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप 70% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाएंगे ग्रोथ के लिए और बाकी गोल्ड और डेट में। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, यानी रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 40% इक्विटी में और 50% डेट यानी सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे। आपको अपनी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करना है। स्टेप 4 इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। इसका कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल और फेमस है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है, अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, अलग अलग इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। अगर एक सेक्टर नीचे जाएगा तो दूसरा आपको बचा लेगा। फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार करके भूलने वाली चीज नहीं है। स्टेप 5 इज रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैटिक नहीं होती। आपको रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करना चाहिए कि क्या आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ज़रूरत हो तो एडजस्टमेंट्स करें। पेज के बॉटम में एक ट्रायंगल बना है, जिसे हम कहते हैं द 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 पिलर्स है, सेफ्टी सुरक्षा, लिक्विडिटी तरलता यानी पैसे की अवेलेबिलिटी, और रिटर्न मुनाफा। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट चूज करें, इन 3 पैरामीटर्स पर उसे तोलिए। अक्सर हाई रिटर्न के चक्कर में हम सेफ्टी भूल जाते हैं या सेफ्टी के चक्कर में रिटर्न सैक्रिफाइस कर देते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन तीनों के बीच सही बैलेंस बनाता है। ये 5 स्टेप प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग की नींव है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्लाइड 4 पर, जिसका टाइटल है सिक्योरिंग योर फाउंडेशन। इन्वेस्टमेंट की बिल्डिंग खड़ी करने से पहले बैंकिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। सबसे पहला सवाल ये है, व्हाई कीप मनी इन अ बैंक? बुकलेट 3 सॉलिड रीजंस देती है। पहला, घर पर कैश रखना अनसेफ है क्योंकि चोरी का डर रहता है। दूसरा, घर पर रखा पैसा ग्रो नहीं करता, यू फेस अ लॉस ऑफ ग्रोथ क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तीसरा, बैंक डिपॉजिट से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जो फ्यूचर में लोन लेने के लिए जरूरी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर। सबसे कॉमन है सेविंग्स बैंक अकाउंट या एसबी, जो हाईली लिक्विड है पर इंटरेस्ट लो होता है। अगर आपको हायर इंटरेस्ट चाहिए तो एफडी बेस्ट है, जहां पैसा एक फिक्स टर्म के लिए लॉक हो जाता है। जो लोग लमसम नहीं डाल सकते वो रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी खुलवा सकते हैं, जहां हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट होती है।
गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए BSBDA यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी निकाला है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। नोट कर लीजिए, बैंक में आपका पैसा 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है। स्टूडेंट्स, आजकल बैंकिंग लाइंस में खड़े रहने का नाम नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। यहाँ 4 मेन ट्रांसफर मेथड्स दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है NEFT, जो किसी भी अमाउंट के लिए यूज हो सकता है और कुछ घंटों में क्रेडिट होता है। दूसरा है RTGS, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए है और रियल टाइम में सेटल होता है। तीसरा है IMPS, जो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर है और 24/7 अवेलेबल रहता है। और चौथा, जो सबसे पॉपुलर है, वो है UPI। ये स्मार्टफोन के थ्रू वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या VPA यूज करके इंस्टेंट ट्रांसफर करता है। इन मेथड्स ने बैंकिंग को बहुत फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्टूडेंट्स, डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल सुरक्षा भी जरूरी है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फर्क समझिए। क्रेडिट कार्ड यूज करने का मतलब है आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं और अगर टाइम पे नहीं चुकाया तो इंटरेस्ट लगेगा। डेबिट कार्ड यूज करने का मतलब है आप अपना पैसा यूज कर रहे हैं जो सीधा अकाउंट से कटता है। पेज के बॉटम में डिजिटल सिक्योरिटी स्पॉटलाइट है, इसे ध्यान से सुनिए। डूज, अपने पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करें और यूज के बाद हमेशा लॉग आउट करें। डोंट्स, अपना पिन कभी किसी के साथ शेयर ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी ट्रांजैक्शंस के लिए अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे का फ्री वाईफाई यूज ना करें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फाइनेंशियल ग्रोथ। स्टूडेंट्स, अब हम एंटर कर रहे हैं हार्नेसिंग द मार्केट, अ प्राइमर ऑन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिस्क सेक्शन में 5 तरह के रिस्क एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिस्क। ये मार्केट वाइड रिस्क है जो सबको अफेक्ट करता है, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन। दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाना। तीसरा है इन्फ्लेशन रिस्क, यानी महंगाई बढ़ने से आपके प्रॉफिट की परचेजिंग पावर कम हो जाना। चौथा है लिक्विडिटी रिस्क, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में दिक्कत आना। और पांचवा है वॉलेटिलिटी रिस्क, यानी मार्केट में प्राइसेस का तेजी से ऊपर नीचे होना। इन्वेस्ट करते वक्त आपको रिस्कोमीटर जरूर चेक करना चाहिए, जो दिखाता है कि प्रोडक्ट में रिस्क लो है, मॉडरेट है या हाई है। स्टूडेंट्स, मार्केट में काम करने के लिए आपको 3 एसेंशियल अकाउंट्स का सेटअप चाहिए होता है। पहला बैंक अकाउंट, जहां आपका पैसा होता है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास होता है ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। और तीसरा डीमैट अकाउंट, जहां आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। इसके अलावा मार्केट के 2 स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज पहली बार नई सिक्योरिटीज इशू करती हैं, जैसे कि IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जैसे BSE और NSE। स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करना मुश्किल लगता है तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। म्यूचुअल फंड एक पूल है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं। इसकी की बेनिफिट्स हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी एक्सपर्ट्स पैसा मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, यानी रिस्क बढ़ जाता है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कॉस्ट कम पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है और वॉलेट पर हैवी भी नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम कर देता है ताकि आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत ना पड़े। ये स्ट्रैटेजी लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाती है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्डिंग योर फाइनेंशियल शील्ड। नोटिस कीजिए, यहाँ वर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, शील्ड यानी ढाल यूज हुआ है। इंश्योरेंस पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो पैसा आपने कमाया है उसे बचाने के लिए होता है। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ये एक प्रॉमिस है कॉम्पनसेशन का अगर फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक लॉस होता है। इसके बदले में आप एक पीरियोडिक पेमेंट करते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं। यहाँ 3 की टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। पहला, इंश्योरर, वो कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है।
दूसरा, इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर, यानी आप जो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। और तीसरा, प्रीमियम, वो पैसा जो आप पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए पे करते हैं। याद रखें, बिना इंश्योरेंस के वेल्थ क्रिएट करना वैसे ही है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। एक एक्सीडेंट सब कुछ खत्म कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके 3 मेन वेरिएंट्स हैं। पहला है टर्म इंश्योरेंस, जो प्योर प्रोटेक्शन है। इसमें पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होने पर पे आउट मिलता है। दूसरा है एंड्योरमेंट प्लान, जहां मैच्योरिटी या डेथ पर लंप सम मिलता है। ये थोड़ा सेविंग जैसा है। तीसरा है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद सबसे जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल मेडिकल कॉस्ट्स आसमान छू रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। एक बड़ी बीमारी आपकी लाइफ सेविंग्स को वाइप आउट कर सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। फाइनली स्टूडेंट्स, हमें अपने एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आता है मोटर इंश्योरेंस, जो आपकी व्हीकल्स जैसे कार और मोटरसाइकिल के लिए होता है। फिर है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो आपके घर के स्ट्रक्चर और उसके अंदर के कंटेंट्स को डैमेज या चोरी से बचाता है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है, जो ट्रैवल के दौरान लॉस्ट लगेज या ओवरसीज मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करता है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? उस बॉडी का नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का काम है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। जब भी इंश्योरेंस लें, इंश्योर करें कि कंपनी IRDAI से रजिस्टर्ड हो। ये फाइनेंशियल शील्ड आपकी प्लानिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स, स्लाइड 7 पर हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लानिंग फॉर अ सिक्योर फ्यूचर, रिटायरमेंट और एस्टेट एसेंशियल्स। हम अक्सर रिटायरमेंट के बारे में सोचना डिले कर देते हैं, लेकिन टेक्स्ट कहता है द की इज टू स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। पेंशन प्लान्स आपको ओल्ड एज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं जब आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है। इंडिया में रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो 18 से 60 साल के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इसमें एनरोल होने पर आपको एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। NPS में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला है टियर 1, जो मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है और इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन पैसा लॉक रहता है। दूसरा है टियर 2, जो वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है और ये ज़्यादा लिक्विड है, यानी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, NPS में आपका पैसा ग्रो कैसे करता है? यहाँ आपके पास इन्वेस्टमेंट चॉइसेस होती हैं। अगर आप मार्केट समझते हैं तो आप एक्टिव चॉइस ले सकते हैं, जहाँ आप खुद डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते तो आप ऑटो चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक लाइफ साइकिल फंड है जो आपकी एज के हिसाब से एलोकेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, रिस्क कम किया जाता है। पूरे पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंश्योर करते हैं कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस सेफ और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करे। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग का आखिरी हिस्सा है एस्टेट प्लानिंग। इसका मतलब है अपनी डेथ के बाद अपने एसेट्स को बिना किसी लीगल हर्डल के बेनिफिशियरीज तक पहुंचाना। यहाँ सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है द विल, वसीयत, जो आपकी विशेस का लीगल डिक्लेरेशन होता है और फैमिली डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्लियर करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग नॉमिनी वर्सेस लीगल एयर। ध्यान से सुनिए, नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन होता है जो आपके बिहाफ पर एसेट्स रिसीव करता है, वो ओनर नहीं होता। असली ओनर लीगल एयर होता है जो विल या सक्सेशन लॉ के हिसाब से डिसाइड होता है। इसलिए सिर्फ नॉमिनी बनाना काफ़ी नहीं, विल बनाना ज़रूरी है। साथ ही एक पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट भी होता है जो किसी ट्रस्टेड पर्सन को आपके फाइनेंशियल अफेयर्स मैनेज करने की पावर देता है अगर आप खुद करने में असमर्थ हों। प्लानिंग फॉर द एंड इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्लानिंग फॉर द बिगिनिंग। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू स्लाइड 8। इसका टाइटल है लेवरेजिंग डेट वाइजली, अ गाइड टू बोरोइंग एंड क्रेडिट। हम अक्सर कर्ज यानी डेट को बुरा मानते हैं, लेकिन अगर इसे समझदारी से यूज़ किया जाए तो ये आपके गोल्स पूरे करने में मदद करता है। बोरोइंग का सिंपल मतलब है फंड्स लेना जो आपको टाइम के साथ वापस करने हैं, यूजुअली EMIs के थ्रू। ये तब काम आता है जब आपकी सेविंग्स बड़े गोल्स जैसे घर खरीदना के लिए कम पड़ जाती हैं।
यहाँ कॉमन टाइप्स ऑफ लोन्स लिस्ट किए गए हैं। हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन असेट बनाने के लिए होते हैं। एजुकेशन लोन आपके करियर पर इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड लोन में आप सोना गिरवी रखकर पैसा लेते हैं। और पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, जो अक्सर इमरजेंसी या गैजेट्स के लिए लिए जाते हैं। आपको लोन लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप कोलैटरल यानी सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आप लोन मांगने बैंक जाते हैं तो वो आपको कैसे जज करते हैं? वो देखते हैं द 5 C's ऑफ क्रेडिट। पहला है कैरेक्टर, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। दूसरा है कैपेसिटी, यानी आपकी रीपे करने की एबिलिटी या इनकम। तीसरा है कैपिटल, यानी आप खुद कितना पैसा लगा रहे हैं, यानी डाउन पेमेंट। चौथा है कोलैटरल, यानी आप सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। और पांचवा है कंडीशंस, यानी लोन का पर्पस क्या है। ये सब मिलकर आपका क्रेडिट स्कोर डिफाइन करते हैं। एजेंसीज जैसे सिबिल आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या CIR बनाती हैं। एक हाई क्रेडिट स्कोर लेंडर पर पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। याद रखें, हर कंज्यूमर साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट लेने का हकदार है। अपना स्कोर हमेशा हेल्दी रखें। फाइनली स्टूडेंट्स, डेट एक दो धारी तलवार है। पेज के बॉटम में टिप्स टू अवॉइड अ डेट ट्रैप दिए गए हैं। डेट ट्रैप वो सिचुएशन है जब आप पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दी गई है। टेक्स्ट कहता है, रियलाइज दैट क्रेडिट कार्ड्स शुड ओनली बी यूज्ड टू फैसिलिटेट पेमेंट, नॉट एज अ मीन्स टू बोरो मनी। क्रेडिट कार्ड को उधार का जरिया मत बनाइए, उसे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज करें। अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं तो यूज अ डेबिट कार्ड टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ स्पेंडिंग बियॉन्ड योर मीन्स। डेबिट कार्ड आपको लिमिट में रखता है क्योंकि वो आपका अपना पैसा है। ऑलवेज बोरो रिस्पॉन्सिबली, उतना ही लें जितना आप आसानी से चुका सकें। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू स्लाइड 9। इसका टाइटल है एम्पावरिंग सिटीजन्स, लेवरेजिंग गवर्नमेंट सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड लोन स्कीम्स। गवर्नमेंट ने आम जनता की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को देखते हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और वेलफेयर के लिए बनी है, और इसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दूसरी बहुत पॉपुलर स्कीम है PTF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट देती है, इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जो पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल है। ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो टैक्स सेविंग में मदद करता है। इन स्कीम्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए इनमें पैसा डूबने का डर नहीं होता। स्टूडेंट्स, सेविंग्स के बाद सुरक्षा जरूरी है। इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट ऑप्शंस दिए हैं। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, जो बहुत कम प्रीमियम पर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर देता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJBY, जो एक लो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत PMJAY है, जो वल्नरेबल फैमिलीज को हेल्थ कवरेज देता है ताकि मेडिकल इमरजेंसी में वो कर्ज में न डूबे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY एक क्रांति है। ये स्कीम जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, साथ ही रुपे डेबिट कार्ड्स और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देती है ताकि हर भारतीय बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। फाइनली स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पेंशन एंड बोरोइंग स्कीम्स की। बुढ़ापे की लाठी के लिए अटल पेंशन योजना APY है, जो स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स पर फोकस करती है ताकि उन्हें पेंशन मिल सके। अगर किसी का सपना अपना घर लेने का है तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY मदद करती है। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोट करती है। और अगर कोई अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ये स्कीम नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स प्रोवाइड करती है बिना किसी भारी कोलैटरल की चिंता के। स्टूडेंट्स, इन स्कीम्स की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि ये सिटीजन्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाती है। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू स्लाइड 10। इसका टाइटल है मैक्सिमाइजिंग योर रिटर्न्स, अ प्रैक्टिकल गाइड टू टैक्स सेविंग ऑप्शंस। बहुत लोग टैक्स को एक बर्डन मानते हैं, लेकिन अगर सही प्लानिंग की जाए तो आप लीगली टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स बेसिकली आपकी इनकम का एक परसेंटेज है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझने चाहिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो साल होता है जब आपने इनकम कमाई यानी अर्न्ड, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जब उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके पे किया जाता है।
नॉर्मली इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन जुलाई 31 होती है। याद रखें, टैक्स इवेजन यानी चोरी इलीगल है, लेकिन टैक्स प्लानिंग लीगल और स्मार्ट है। स्टूडेंट्स, टैक्स बचाने का सबसे बड़ा टूल है सेक्शन 80C। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सबसे पॉपुलर सेक्शन है। इसके अंडर आप इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, 5 ईयर बैंक एफडीज और एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक बहुत जरूरी बात नोट करें, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो भी सेक्शन 80C में आता है। अगर आप 80C की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो आप सेक्शन 80CCD 1B का फायदा उठा सकते हैं। ये सेक्शन आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस टीयर 1 में इन्वेस्ट करने पर एडिशनल डिडक्शन देता है, जो 80C की लिमिट के ऊपर यानी ओवर एंड अबव मिलता है। फाइनली स्टूडेंट्स, कुछ और सेक्शंस हैं जो आपके टैक्स बिल को कम कर सकते हैं। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए है। ये डिडक्शन आप अपने लिए, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स के इंश्योरेंस पर ले सकते हैं। हाउसिंग लोन वालों के लिए एक और खुशखबरी है। लोन का प्रिंसिपल तो 80C में गया, लेकिन जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो सेक्शन 24 के अंडर डिडक्ट होता है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो सेक्शन 80G के अंडर स्पेसिफाइड फंड्स जैसे पीएम रिलीफ फंड में डोनेशन देकर टैक्स बचा सकते हैं। और हाँ, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट आता है वो भी सेक्शन 80 TTA के अंडर एक लिमिट तक टैक्स फ्री होता है। स्टूडेंट्स, टैक्स लॉस चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस को रेफर करें। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करेंगे, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, हाउ टू स्पॉट एंड अवॉइड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। फाइनेंस की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे स्कैम्स में खोना बहुत आसान है। सबसे बड़ा थ्रेट जो इन्वेस्टर्स फेस करते हैं वो है पॉन्जी स्कीम्स। ये स्कीम्स कैसे काम करती हैं? ये बेसिकली एक फ्रॉड है जहां पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नए इन्वेस्टर्स के पैसे से दिए जाते हैं, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये मैथमेटिकली डेस्टिन्ड टू कोलैप्स है। जब नए लोग आना बंद हो जाते हैं, स्कीम डूब जाती है। पॉन्जी स्कीम को पहचानने के लिए रेड फ्लैग्स देखें। अगर कोई आपसे कहे कि हाई रिटर्न्स विद लिटिल और नो रिस्क मिलेंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट कभी भी ओवरली कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दे सकता हर कंडीशन में। अगर कोई स्कीम अनरजिस्टर्ड है या उसका स्ट्रक्चर नॉन ट्रांसपेरेंट है जो आप समझ नहीं पा रहे, तो वो पक्का स्कैम है। स्टूडेंट्स, दूसरा बड़ा खतरा है अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। एक सिंपल रूल याद रखिए, इंडिया में किसी भी पर्सन या एंटिटी के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना इलीगल है अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये लोग अक्सर इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए कॉमन मैल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, जैसे कि ऑफरिंग अश्योर्ड और गारंटीड रिटर्न्स। मार्केट में गारंटी कोई नहीं दे सकता। समटाइम्स ये आपसे कहेंगे कि हम आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करेंगे, या फिर वो मिस सेलिंग करेंगे, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो आपकी प्रोफाइल को सूट नहीं करते, बस उनका कमीशन ज्यादा बनता है। इन अनरजिस्टर्ड लोगों से दूर रहना ही आपकी सेफ्टी है। फाइनली स्टूडेंट्स, स्कैमर से बचने के लिए डूज एंड डोंट्स का चेकलिस्ट फॉलो करें। डू, हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के साथ डील करें और सेबी की वेबसाइट पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करें। डू, एडवाइजरी फीस हमेशा बैंकिंग चैनल से पे करें, कभी कैश में नहीं, और एडवाइस लेने से पहले रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करवाएं। डोंट, कभी भी हॉट टिप्स या एसएमएस टिप्स के चक्कर में ना पड़े। डोंट, अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा डायरेक्टली एडवाइजर के पर्सनल अकाउंट में कभी मत दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट गेट स्वेड बाय ल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट्स और हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स। अगर कोई डील टू गुड टू बी ट्रू लगती है तो वो प्रॉबेबली स्कैम ही है। सतर्क रहिए और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए। स्टूडेंट, स्लाइड 12 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको एम्पावर करता है। इसका टाइटल है योर वॉइस मैटर्स, यूजिंग द ऑफिशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। अगर आपके साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ गलत हो जाए तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपके पास आवाज़ उठाने का हक है। सबसे पहले हम सिक्योरिटीज मार्केट यानी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। यहाँ सेबी ने एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्कोर्स, SCORES, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। प्रोसेस बहुत क्लियर है। अगर आपको कोई शिकायत है तो पहले आप डायरेक्टली उस कंसर्न्ड कंपनी या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास जाएं। अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब आप scores.gov.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें।
फिर सेबी वो कंप्लेंट एंटिटी को फॉरवर्ड करेगा और उनसे जवाब मांगेगा। अगर आपको जनरल क्वेरीज हैं तो आप सेबी टोल फ्री इन्वेस्टर हेल्पलाइन 1800-266-7575 पर कॉल कर सकते हैं। नोट करें कि यह हेल्पलाइन गाइडेंस देती है, लीगल ओपिनियन नहीं। स्टूडेंट सिक्योरिटीज के बाद आते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स पर। इनका सिस्टम एक सीधी की तरह काम करता है। आप डायरेक्ट टॉप अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। बैंकिंग में सबसे पहले योर बैंक के ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट करें। अगर वो सैटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन ना दे तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन, जो आरबीआई के अंडर आता है, के पास जा सकते हैं। अगर वहां भी बात ना बने तो एपेलेट अथॉरिटी लास्ट रिजॉर्ट है। सिमिलरली इंश्योरेंस में पहले योर इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करें। अगर वो रिजॉल्व ना करे तो आप IRDAI के पोर्टल यानी IGMS पर जा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हायरार्की इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली और जल्दी सॉल्व हो। फाइनली स्टूडेंट्स, हम पेंशन सेक्टर का ग्रीवेंस मैकेनिज्म देखते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के सब्सक्राइबर हैं तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है पर डिफाइंड है। सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी जहां से अकाउंट खुला है वहां जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अगर फिर भी सोल्यूशन ना मिले तो आप NPS ट्रस्ट को लिख सकते हैं। और फाइनली सबसे ऊपर रेगुलेटर बैठा है, PFRDA। स्टूडेंट्स, ये चार्ट्स और फ्लोज याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास जाएं। ये पेज आपको वो राइट पाथ दिखाता है ताकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी और राइट्स दोनों प्रोटेक्टेड रहें। स्टूडेंट्स, स्लाइड 13 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस टेबल है जिसका टाइटल है द राइट अथॉरिटी फॉर योर कंसर्न, अ डायरेक्टरी ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बड़ा है और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रेगुलेटर्स संभालते हैं। जब शिकायत करने की बारी आती है तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो गलत दरवाज़ा खटखटाते हैं। इस टेबल में क्लियर किया गया है कि किसके पास जाना है। सबसे पहले, अगर मामला सिक्योरिटीज मार्केट का है यानी कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स या म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी शिकायत, तो अथॉरिटी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। दूसरा, अगर इशू बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ है तो रेगुलेटर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तीसरा, अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर परेशान हैं तो आपको IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। इन 3 बड़े रेगुलेटर्स के ज्यूरिसडिक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मेन स्ट्रीम रेगुलेटर्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़ भी हैं। अगर आपकी ग्रीवेंस न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS से रिलेटेड है तो कंसर्न्ड अथॉरिटी PFRDA है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। घर लेने वालों के लिए अगर कंप्लेंट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है तो रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक है। एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनीज। ध्यान दीजिए, ये बैंक FD नहीं है, ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कंपनीज रेज करती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके लिए रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA है। लोग अक्सर कंपनी डिपॉजिट्स के लिए RBI के पास चले जाते हैं, जो कि गलत है। फाइनली स्टूडेंट्स, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है रिगार्डिंग चिट फंड्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि चिट फंड्स को सेबी या RBI रेगुलेट करता है। ये टेबल क्लियरली बताता है कि ऐसे केसेस में अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। लोकल चिट फंड्स और फ्रॉडुलेंट पिरामिड स्कीम्स अक्सर स्टेट लॉज के अंडर आती हैं, सेंट्रल रेगुलेटर्स के नहीं। इसलिए अगर आप किसी लोकल स्कीम का शिकार हुए हैं तो अपने राज्य सरकार की पुलिस या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास जाएं। सही रेगुलेटर के पास जाने से आपकी कंप्लेंट जल्दी प्रोसेस होती है और रेजोल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, स्लाइड 14 पर हम अपने फाइनेंशियल जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे। इसका टाइटल है द गार्डियन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सेबी। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर का होना जरूरी है ताकि गेम फेयर हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन पर्पस बहुत क्लियर और पावरफुल है।
टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट्स एंड रेगुलेट द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। यानी सेबी का काम है ये इंश्योर करना कि मार्केट में आपके पैसे के साथ कोई चीट ना करे और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ चले। बिना सेबी के मार्केट एक जंगल की तरह होगा जहां कोई रूल्स नहीं होते। द 3 पिलर्स ऑफ सेबी। स्टूडेंट्स, सेबी का काम 3 बड़े पिलर्स यानी स्तंभ पर टिका है। पहला पिलर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसका मकसद है इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना। दूसरा पिलर है मार्केट रेगुलेशन। यहाँ सेबी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिटरीज के लिए रूल्स बनाता है और उन्हें एनफोर्स करता है। इसके अंडर सेबी बहुत सारे काम करता है। ये मैंडेट करता है कि सभी इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड होने चाहिए, कंपनीज को कंप्लीट और एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, और ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता है। साथ ही अगर कोई शिकायत हो तो फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम यानी स्कोर्स भी प्रोवाइड करता है। तीसरा पिलर है मार्केट डेवलपमेंट, जिसका गोल है मार्केट को हेल्दी, कंपेटिटिव और एफिशिएंट बनाना ताकि देश की इकोनॉमी ग्रो करे। फाइनली स्टूडेंट्स, इस पेज का सबसे बड़ा लेसन बॉटम में लिखा है, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। टेक्स्ट कहता है, एनी इंटरमीडियरी यू डील विद इन द सिक्योरिटीज मार्केट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। चाहे वो ब्रोकर हो, एडवाइजर हो या म्यूचुअल फंड एजेंट हो, उनका सेबी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड लोग सेबी के रूल से बंधे होते हैं, जो स्पेसिफिकली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे के साथ डील करते हैं तो आप सेबी की प्रोटेक्शन अम्ब्रेला से बाहर निकल जाते हैं। सेबी मार्केट का वो वॉचडॉग है जो 24/7 जागता रहता है ताकि आप चैन की नींद सो सके। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं इस बुकलेट के लास्ट पेज पर, पेज 15। इसका टाइटल है योर फाइनेंशियल इकोसिस्टम, की कॉन्टैक्ट्स एंड ऑफिशियल रिसोर्सेज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल टूलकिट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ मार्केट के सभी की प्लेयर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा रेगुलेटर सेबी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sebi.gov.in, जहां आप मार्केट रूल्स और अपडेट्स चेक कर सकते हैं। अगर शिकायत करनी हो तो कंप्लेंट पोर्टल है scores.gov.in, और अगर जनरल क्वेरीज हो तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1800-22-7575 और 1800-266-7575। इसके बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। इंडिया के 2 बड़े एक्सचेंजेस के लिंक्स यहाँ हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्राइस चेक करना हो या कंपनी डेटा ढूंढना हो, इनकी वेबसाइट्स पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग के बाद स्टोरेज आता है। यहाँ डिपॉजिटरीज के डिटेल्स दिए गए हैं जो आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैट में सेफ रखते हैं। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। आपका डीमैट अकाउंट इनमें से किसी एक के साथ लिंक होता है, इसलिए इनकी वेबसाइट्स पर लॉगिन करके आप अपनी होल्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विटी के अलावा कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस के लिंक्स भी यहाँ है। मेन एक्सचेंजेस हैं MCX एंड NCDX। ये रिसोर्सेज इंश्योर करते हैं कि आप सही प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी के साथ ट्रेड करें। फाइनली स्टूडेंट्स, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी यहाँ कंप्लीट होती है। बुकलेट के आखिरी लाइन में एक बहुत पावरफुल मैसेज लिखा है, You are now equipped with the knowledge and resources to navigate your financial journey with confidence. हमने शुरुआत की थी पेज 1 पर एक कंपस से, और अब हम खत्म कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स पर। आपके पास अब प्लान बनाने की समझ है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है और फ्रॉड से बचने के टूल्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एक वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। Thank you for attending this course based on the SEBI Investor Certification booklet. All the best for your financial future.